हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पीएचडी कोर्स के बारे में डिटेल वीडियो बहुत सारे व्यूअर्स चाहते थे कि पीएचडी कोर्स जो है उसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाया जाए जिसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो पीएचडी कोर्स के बारे में। तो आज का ये वीडियो ऐसे सभी व्यूअर्स के लिए है जो पीएचडी करना चाहते हैं या अभी पीएचडी कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे टिप्स दूंगा आपको जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं। अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी आपके साथ शेयर करूंगा जिससे कि आपको ऐसी सभी प्रॉब्लम्स जो है वो नहीं आएगी जो कि एक नॉर्मल रिसर्चर को पीएचडी के दौरान आती है। तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यारों, और इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर देना क्योंकि बाद में आप वीडियो की भावनाओं में खो जाते हो और वीडियो को लाइक करना भूल जाते हो। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो और अच्छा लगेगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। फ्रेंड्स, पीएचडी का फुल फॉर्म होता है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी जिसे हम शॉर्ट फॉर्म जो है उसमें पीएचडी कहते हैं, ये एक जनरली 4 to 5 इयर्स का कोर्स होता है। टाइमलाइन जो फिक्स है यूजीसी के द्वारा वो है 3 इयर्स, यानी कि 3 इयर्स जो है वो मिनिमम टाइम है पीएचडी के लिए। बट मैक्सिमम अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो जो ये 3 इयर्स है उसमें कंप्लीट करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। जनरली 5 इयर्स जो लग जाते हैं साइंस स्टूडेंट के लिए। अगर आप कॉमर्स या आर्ट्स स्ट्रीम के थ्रू पीएचडी कर रहे हैं तो ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इसे कितने समय में करना चाहते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो कॉमर्स और आर्ट्स के स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत लंबा समय ले लेते हैं, 4 साल 5 साल वो ले लेते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो 3 इयर्स में कंप्लीट आप कर सकते हैं अगर आप पूरी तरीके से डेडिकेटेडली काम करेंगे। साइंस में क्या होता है फ्रेंड्स कि एक्सपेरिमेंटेशन जो है वो इन्वॉल्व होता है, लैब के ऊपर आपको डिपेंड रहना पड़ता है। कई सारे जो ऐसी प्रॉब्लम्स जो है वो आती है साइंस स्टूडेंट को, इस वजह से उनकी पीएचडी जनरली डिले हो जाती है। तो ये तो बात हो गई कि पीएचडी जो है वो उसका आपने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे दिया। तो पीएचडी कौन कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके लिए बहुत जरूरी है जानना। तो पीएचडी के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो होता है मास्टर डिग्री। मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में आपने की हो, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हैं, चाहे आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, आपने अगर मास्टर डिग्री कंप्लीट कर ली है 55% के साथ तो आप पीएचडी के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा जो बीटेक के स्टूडेंट होते हैं, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग यानी कि बीई के स्टूडेंट होते हैं, वो भी पीएचडी में डायरेक्ट एनरोलमेंट कर सकते हैं आफ्टर देयर बैचलर डिग्री। तो बीटेक और बीई के स्टूडेंट अपनी बैचलर डिग्री के बाद और जो अदर स्ट्रीम्स हैं जिसमें कि आप एमएससी, एमए, एमकॉम कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट में आप कर रहे हैं, तो आपके लिए जो क्राइटेरिया रहेगा वो रहेगा मास्टर डिग्री आपकी कंप्लीट होनी चाहिए 55% के साथ, तो आप पीएचडी के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तक कंप्लीटली क्लियर हो चुका होगा। अब उसके बाद बात करेंगे कि पीएचडी करने के लिए कौन सा टेस्ट हमको देना पड़ता है, क्योंकि आजकल तो हर जगह एंट्रेंस टेस्ट होते हैं। तो पीएचडी के लिए फ्रेंड्स जो CSIR है, जिसे काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च कहते हैं, CSIR यूजीसी नेट का एग्जाम साल में 2 बार होता है साइंस स्टूडेंट के लिए, जिसमें कि केमिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस और अर्थ साइंस। ये जो 5 जो स्ट्रीम्स हैं इनके लिए तो होता है CSIR यूजीसी नेट का एग्जाम साल में 2 बार। इसके अलावा जितनी भी स्ट्रीम्स हैं, कॉमर्स की जितनी स्ट्रीम्स हैं, आर्ट्स की जितनी स्ट्रीम्स हैं, उन सभी के लिए जो यूजीसी नेट का एग्जाम होता है वो भी साल में 2 बार होता है। तो ये जो 2 एग्जाम्स होते हैं ये नेशनल लेवल्स के एग्जाम हैं और इन्हें जब आप क्लियर कर लेते हो तो आप एक तो लेक्चरशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हो। यूजीसी नेट अगर आपने क्लियर कर ली, CSIR नेट अगर आपने क्लियर कर ली, नेट का मतलब होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो आप जब ये एग्जाम क्लियर कर लेते हो, इसमें इन एग्जाम्स में क्या होता है, 2 तरह की स्टेज रहती है। एक होता है नेट का एग्जाम और एक होता है JRF का एग्जाम। एग्जाम एक ही होता है लेकिन आपकी रैंकिंग के हिसाब से आपको नेट दी जाएगी या फिर JRF दी जाएगी। तो JRF जो है उसे कहते हैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो जो स्टूडेंट JRF का एग्जाम क्लियर करता है, JRF के लिए यहाँ पर एक बात बता दूं कि जो एज लिमिट है वो होती है 28 इयर्स और नॉर्मल जो नेट होता है उसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। JRF का एग्जाम अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको जो है वो फेलोशिप दी जाती है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा पीएचडी करने के लिए। वहीं हर यूनिवर्सिटी, इंडिया में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं वो अपना खुद का भी एग्जाम करवाती है जिसे रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट जो है वो कहा जाता है। तो रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट में अगर जो भी स्टूडेंट क्वालिफाई हो जाते हैं
तो उन्हें उस यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने का जो एडमिशन है वो हो जाता है उनका। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट CSIR या फिर UGC नेट क्लियर करते हैं, उन्हें कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती है जहां पर डायरेक्ट एडमिशन मिलता है, और कई यूनिवर्सिटीज़ होती है जिनका अपना खुद का एडमिशन टेस्ट जो है वो क्लियर करने के बाद एडमिशन जो है वो दिया जाता है। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर हो गया, एडमिशन किस तरीके से होता है वो क्लियर हो गया। दो ही जो है एग्जाम्स होते हैं, या तो आप CSIR नेट का एग्जाम देंगे, UGC नेट का एग्जाम देंगे, या फिर आप जो है वो किसी भी यूनिवर्सिटी का रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट देंगे और फिर आपका एडमिशन पीएचडी में हो जाएगा। तो पीएचडी में एडमिशन होने तक का जो कॉन्सेप्ट है वो तो क्लियर हो गया। उसके बाद आता है सवाल कि पीएचडी में एडमिशन होने के बाद क्या होता है। जब आपका एडमिशन पीएचडी में हो जाता है तो उसके बाद आपको जो है वो सबसे पहले कोर्स वर्क कंप्लीट करना होता है। कोर्स वर्क जो होता है उसमें आपको रिसर्च जो है वो किस तरीके से की जाती है, क्या क्या एस्पेक्ट होते हैं रिसर्च के, और ऐसे जो जनरल टॉपिक जो है वो पढ़ाए जाते हैं। वो कोर्स वर्क जो है वो जनरली 6 मंथ्स का होता है। इसमें आपकी जो है वो कंप्यूटर से रिलेटेड भी आपको पढ़ाया जाता है कि आपकी IT स्किल्स जो है वो डेवलप हो सके। तो ऐसे सभी एस्पेक्ट जो है उस पर एक कोर्स वर्क जो है वो तैयार किया जाता है। हर यूनिवर्सिटीज़ का जो है वो कोर्स वर्क होता है, जनरली 6 मंथ का जो है वो ये कोर्स वर्क होता है। और ये कोर्स वर्क करने के बाद फिर आप जिस भी सब्जेक्ट में आगे पीएचडी कर रहे हैं तो उसकी पढ़ाई जो है वो आगे शुरू की जाती है। तो कोर्स वर्क कंप्लीट हो गया, कोर्स वर्क का जो है वो एग्जाम होता है वो आपने कंप्लीट कर दिया। उसके बाद आप जिस भी सब्जेक्ट में पीएचडी कर रहे हैं, आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपकी फिजिक्स में आप कर रहे होंगे, या केमिस्ट्री में, या मैथमेटिक्स में, या लाइफ साइंस के किसी सब्जेक्ट में आप पीएचडी कर रहे हैं। आप चाहे कॉमर्स के स्टूडेंट हैं जो कि अकाउंट्स में, फाइनेंस में, टैक्सेशन में, या आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, तो जिसकी जो सब्जेक्ट जो है वो होती है उस सब्जेक्ट में जिस एरिया में वो पीएचडी करना चाहता है। यहाँ पर मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि पीएचडी अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में कर रहे होंगे, लेकिन एक रिसर्च का आपका एक पर्टिकुलर टॉपिक होगा, एक रिसर्च एरिया होगा, एक रिसर्च इंटरेस्ट होगा, उस रिसर्च टॉपिक पर जो है वो आपको पीएचडी करनी होती है। तो जब आपका जो गाइड होता है, पीएचडी जो होती है वो जनरली पूरी जो है वो गाइड और जो स्कॉलर होता है उसी के बीच का जो है वो सामंजस्य उन दोनों में कैसा है, उसी पर जो है वो पीएचडी टिकी रहती है। तो आपका जो गाइड है, उस गाइड का जो रिसर्च एरिया है वो कौन सा है, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो पीएचडी का टॉपिक जो है वो डिसाइड किया जाता है कि किस एरिया में आपको जो है वो पीएचडी करनी है। कई सारे ब्रिलियंट स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो कि मास्टर डिग्री में ही अपना जो रिसर्च एरिया है वो डेवलप कर लेते हैं कि मुझे आगे जाके पीएचडी किस रिसर्च टॉपिक पे करनी है। तो वो स्टूडेंट जो होते हैं वो अपना गाइड उसी हिसाब से चूज करते हैं, जो गाइड उन पर्टिकुलर एरिया में काम कर रहे हैं उन्हीं को वो अपना गाइड बनाते हैं। तो जब आपका रिसर्च टॉपिक फिक्स हो जाता है तो उसके बाद आप क्या करते हो कि उस रिसर्च टॉपिक के ऊपर पहले क्या क्या काम हुआ है, क्योंकि जो रिसर्च पे आप न्यू रिसर्च जो भी आप कर रहे हो तो आपको ये तो पता होना जरूरी है कि उस पर पहले क्या काम हुआ है। क्योंकि रिसर्च का मतलब ही क्या होता है, रिसर्च, यानी जो सर्च हुआ है पहले उसको आप वापस रिसर्च कर रहे हो। तो आपको ये जानना बेहद जरूरी होगा कि पहले इस पर क्या काम हुआ है। तो आप क्या करते हो कि जो लिटरेचर्स होते हैं, जो पब्लिश्ड आर्टिकल्स होते हैं, उनको आप जो है वो रिव्यू करना स्टार्ट कर देते हो। और जब आप पढ़ते हो आर्टिकल्स को, रिसर्च पेपर्स को, तो आपको एक आइडिया आना स्टार्ट हो जाता है कि उस पर्टिकुलर टॉपिक पर कौन कौन सा काम हुआ है, किस लेवल का काम हुआ है, कहाँ कहाँ पर काम हुआ है। तो इससे आपकी एक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है कि अब मुझे अपना काम जो है वो किस डायरेक्शन में आगे लेके जाना है। इसके बाद आप अपने गाइड से डिस्कस करते हो कि मैंने ये आर्टिकल्स जो है वो कलेक्ट कर लिए हैं और इस फील्ड में ये काम हो चुका है, हम किस तरीके से अच्छा काम आगे कर सकते हैं। तो ये सारी जो स्ट्रेटेजी है वो डिज़ाइन हो जाती है। उसके बाद आपका जो एक्चुअल वर्क है वो स्टार्ट हो जाता है। तो जब आप काम करते हो तो जनरली जो साइंस के स्टूडेंट रहते हैं उनका तो काम जो है वो लैब से ही शुरू होता है। उनको जो है वो पूरे दिन लैब में एक्सपेरिमेंटेशन करने रहते हैं। उसके बाद जो रिजल्ट आते हैं उसके अकॉर्डिंगली वो आगे अपनी स्ट्रेटेजी जो है वो डिज़ाइन करते हैं। वहीं अगर जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं या फिर आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, इन्हें कई बार जो है वो फील्ड में जाकर डेटा कलेक्ट करना रहता है, क्योंकि कई सारे जो रिसर्च टॉपिक होते हैं जिसमें उनको अलग अलग जो एरिया है उसका एक पर्टिकुलर सैंपल साइज कलेक्ट करना होता है। और उसके बाद जो है वो उन सारे जो स्टेट्स होते हैं उनको एनालिसिस करके अपनी आगे रिसर्च जो है वो करनी होती है। तो इस तरीके से फिर जो है वो एक रिसर्च वर्क शुरू हो जाता है। इसमें कैसे आपको 1, 2, 3 साल जो है वो लग जाते हैं आपको भी पता नहीं लगेगा।
तो इसीलिए जो है वो आपको इस दौरान ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़ होती है, इसमें आपको बिल्कुल अलर्ट रहना है और टाइम जो है उसको इस तरीके से वेस्ट नहीं करना है कि हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो इसी चक्कर में जो है वो 5-6 साल में अपनी पीएचडी कंप्लीट करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो जो क्रूशियल फेज़ होता है उसमें आपको बहुत ही अलर्ट रहकर जल्दी से जल्दी अपना काम कंप्लीट करने की कोशिश करनी है, जिससे कि आपकी पीएचडी जो है वो अननेसेसरली डिले ना हो। तो अब ये बात हो जाती है कि जो इम्पोर्टेंट फेज़ है इसमें आपने अपना काम भी अच्छे से कर लिया, तो उसके बाद जो है वो आप जैसे जैसे अपना काम करते रहते हो, आपको जो है वो रिसर्च पेपर पब्लिश करने होते हैं। पीएचडी के लिए जो है वो रिसर्च पेपर पब्लिश करना, जो अच्छे आर्टिकल्स होते हैं उसमें आपका रिसर्च पेपर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पीएचडी में कोई एग्ज़ाम होता नहीं है। तो आपको जज कैसे किया जाएगा, कैसे पता लगेगा कि आपने कुछ किया है, काम नहीं किया है, ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि जनरली अगर एग्जाम्स होते हैं तो वहाँ पर तो एग्जाम में कितने मार्क्स आए उससे आपको जज कर लिया जाता है। पीएचडी में आपको जज किया जाता है आपके रिसर्च पेपर के ऊपर कि कितने रिसर्च आर्टिकल आपने पब्लिश किए, कौन सी जर्नल में पब्लिश किए, आप फर्स्ट ऑथर आपने कितने पब्लिश किए, सेकंड ऑथर आपने कितने पब्लिश किए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको ध्यान में रखनी है। तो आपका काम इतना क्वालिटी वर्क करना है आपको कि आपका जो वर्क है वो आपकी फील्ड से रिलेटेड जो अच्छे जर्नल्स होते हैं उनमें आपका वर्क पब्लिश होना चाहिए, तभी तो आपको नेशनली और इंटरनेशनली जो है वो एक्नॉलेज किया जाएगा। आपके जो रिसर्च पेपर है उसको साइटेशंस मिलेंगे, लोग आपके काम की तारीफ करेंगे। तो इससे क्या होगा कि एक जो ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको जो है वो एज ए रिसर्चर, एज ए साइंटिस्ट जाना जाएगा। और इंडिया में पीएचडी करने के लिए जनरली 2 रिसर्च पेपर होना जरूरी होता है। तो वो एक मिनिमम क्राइटेरिया है। लोगों के 10 पेपर, 20 पेपर, कई लोग होते हैं जो कि 25-25 पेपर भी पब्लिश कर लेते हैं, इंक्लूडिंग फर्स्ट ऑथर, सेकंड ऑथर। तो आपको जो है वो रिसर्च पेपर पब्लिश करना है। 2 रिसर्च पेपर जब आप पब्लिश कर लेंगे तो फिर, और जब आपका काम कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद जो है वो होता है थीसिस, जिसे जो भी आपने काम किया है 2-3-4 सालों के अंदर जो आप काम करते हैं उस कंप्लीट काम को समराइज फॉर्म में जो है वो लिखना होता है, जिसे हम थीसिस कहते हैं। तो थीसिस लिखने का जो नॉर्मली जो टाइम होता है लगभग 3.5 से 4 साल के अंदर अंदर आप अपनी थीसिस लिखना अगर स्टार्ट करते हैं तो ये माना जाएगा कि लगभग 5 साल में आपकी पीएचडी जो 5th ईयर होगा उसमें आपकी थीसिस जो है वो रिव्यू होके आपको पीएचडी अवार्ड हो जाएगी। तो थीसिस जो लिखना का जो दौर होता है इसमें आपको जो भी आपने काम किया है उसको जो है वो चैप्टर वाइज आपको लिखना होता है। उसके बाद आपके थीसिस जो है वो आपका गाइड उसको रिव्यू करता है, उसमें बहुत सारे करेक्शंस होते हैं। तो ये करेक्ट करने के बाद जब फाइनल ड्राफ्ट तैयार हो जाता है तो वो फाइनल ड्राफ्ट को जो है वो फिर एक्सटर्नल जो रिव्यूअर्स होते हैं उन्हें भेजा जाता है। उनकी तरफ से भी जब क्लियर हो जाता है तो ये कह दिया जाता है कि आपकी थीसिस सबमिट हो चुकी है, अब आपका पीएचडी वाइवा बाकी है। तो पीएचडी वाइवा की जब डेट आती है तो आपको जो है वो पीएचडी वाइवा के लिए आपने जो भी काम किया है, आपकी 3 साल से लेके जो 5 साल की मेहनत होती है उसको आपको हाफ एन आवर में प्रेजेंट करना है। कितना डिफिकल्ट टास्क है फ्रेंड्स। जो आपने काम 4 साल लगा दिए उसको अगर आपको बोला जाए कि आप उसको हाफ एन आवर में प्रेजेंट करो तो कैसे प्रेजेंट किया जाए। तो पीएचडी का जो वाइवा प्रेजेंटेशन बनाना होता है वो भी अपने आप में एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है कि आपने 3-4 साल में जो काम किया है उसको किस तरीके से हाईलाइट करना है। तो आप जो है वो फिर पीएचडी प्रेजेंटेशन, जो वाइवा के लिए जो प्रेजेंटेशन होता है वो आप बनाने की तैयारी में लग जाते हो। जब आपका पीएचडी वाइवा का प्रेजेंटेशन रेडी होता है फिर आपका पीएचडी वाइवा होता है जिसमें आपको अपनी जो पीएचडी है उसको डिफेंड करना है। मीन्स वहाँ पर आपको ये बताना है कि किस तरीके से आपने जो वर्क किया है वो बिल्कुल न्यू वर्क है, ऐसा वर्क पहले कभी हुआ नहीं है, और आपने जो पीएचडी में काम किया उसकी क्या यूटिलिटी है, वो समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए किस तरीके से वो यूजफुल होने वाला है, ये आपको जो है वो वहाँ बताना है। क्योंकि अगर आपने जो रिसर्च की है वो यूजफुल होगी तभी तो उसका जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ेगा। फिर आपका वो दिन आ जाता है जिसका हर पीएचडी करने वाले को इंतजार होता है, जिसे कहते हैं कि उसका जो पीएचडी जो थीसिस है उसको डिफेंड करना होता है, यानी कि उसका पीएचडी वाइवा प्रेजेंटेशन होता है। पीएचडी वाइवा प्रेजेंटेशन में जो पूरा डिपार्टमेंट होता है वो रहते हैं, इसके अलावा रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं और एक एक्सटर्नल पीएचडी सुपरवाइजर जो है वो आते हैं आपके वर्क को एनालाइज करने के लिए। तो जब ये सक्सेसफुली, यहाँ पर कोई इतनी प्रॉब्लम आती नहीं है फ्रेंड्स। लगभग जो भी स्टूडेंट पीएचडी प्रेजेंटेशन दे रहा है तो उसकी पीएचडी जो प्रेजेंटेशन होता है वो थीसिस उसकी सक्सेसफुली डिफेंड हो जाती है।
और फिर जो है वो आपको पीएचडी थीसिस सबमिटेड, वाइवा आपका हो गया, उसके बाद आपको जो है वो पीएचडी सर्टिफिकेट जो है वो दिया जाता है। तो यहाँ ये जो है वो कंप्लीट प्रोसेस होती है। मैंने कोशिश की है कि आपको जो है वो ये 5 साल की जो प्रोसेस है वो इस 6 से 7 मिनट की वीडियो में समझा सकूं। तो जो ये बेसिक जो पॉइंट होते हैं, स्टेप्स होते हैं, जो मैंने खुद भी फील किए, वो सभी आपके साथ शेयर किए। सारी चीज़ें एक साथ बताना पॉसिबल इसलिए भी नहीं है क्योंकि पीएचडी किसी एक सब्जेक्ट में नहीं होती, बहुत सारी अलग अलग सब्जेक्ट में होती है। तो हर स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स जो होती है वो भी अलग अलग होती है। लेकिन एक जनरल जो प्रोटोकॉल है वो क्या होता है पीएचडी के दौरान, वो इस वीडियो में मैंने शेयर करने की कोशिश की। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत सारे जो है वो ऐसे टिप्स तो पता चले होंगे, बहुत सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन पता चली होगी। यही इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा मकसद था। इसके अलावा कोई भी आपके मन में डाउट है पीएचडी को लेकर तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा। आपके हर कमेंट का मैं रिप्लाई करूंगा जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।